डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोग जो है पुनर्जागरण के कारणों पर चर्चा कर चुके हैं और इसके पहले पुनर्जागरण के पहले कैसा विश्व का इतिहास था इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि जो मध्ययुगीन जो संस्कृति है, जो मध्ययुगीन जो समाज है और मध्ययुगीन जो शिक्षा है, उस पे चर्च का प्रभाव है, चर्च की प्रधानता है। और उस दौरान भी ऐसा नहीं है कि उस दौरान भी लेखन नहीं हो रहा है या अन्य क्षेत्रों में प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन इन समस्त विधाओं पर चर्च का प्रभाव है। धर्मशास्त्रों के अध्ययन पे विशेष बल दिया जा रहा था और लेखक, दार्शनिक, विचारक और वैज्ञानिक सभी लोग स्वतंत्र चिंतन, ये जितने भी लोग हैं ये लोग स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते थे और इन लोगों को वही लिखना या वही कहना पड़ता था जो कि चर्च लोगों को आदेश देता था। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ तो जो एक मध्ययुगीन जो संकुचित विचारधारा है, अब उसकी जगह पे एक नवीन विचारधारा का उदय हुआ, या आप कह सकते हैं कि जो एक संकुचित जो विचारधारा है, जो एक संकुचित संस्कृति है, उसकी जगह पे एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ। तो इस पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। तो इस पुनर्जागरण की जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मानववाद। मैं इसके पीछे भी बता चुका हूँ कि कैसे पुनर्जागरण ने मानववाद का युग आ गया। इसके पहले मैंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन हुआ करता था? ईश्वर। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर आया तो अब ब्रह्मांड के केंद्र में कौन हो गया? मानव। तो देखिए मानववाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उन्नत ज्ञान, और मानववाद का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मध्यकालीन जितने भी बंधन हैं उसको तोड़ करके, मध्यकालीन बंधनों को तोड़ करके उन विषयों का अध्ययन करना है जो मानव से संबंधित हो। यानी मानववाद का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मध्य युग में जितने भी बंधन हैं उसको तोड़ करके उन विषयों का अध्ययन करना है जो कि मानव जीवन से संबंधित है। इटली के लेखक हैं, साहित्यकार हैं पेत्रार्क, उनको मानववाद का जनक कहा जाता है। धीरे धीरे ये जो मानववाद की जो विचारधारा है ये इटली से होते हुए यूरोप के अन्य देशों में भी इसका विस्तार होता है। पेत्रार्क ने क्या किया कि उसने अंधविश्वासों की खिल्ली उड़ाई और परलोक के बजाय इस लोक के जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने पर बल दिया। इसीलिए पेत्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। जो पुनर्जागरण की जो दूसरी विशेषता है वह है व्यक्तिवाद। पुनर्जागरण ने क्या किया कि पुनर्जागरण कालीन जो चिंतन है, पुनर्जागरण कालीन जो विद्या है, उसने आत्म संतुष्टि की भावना को प्रोत्साहन प्रदान किया और साथ ही साथ व्यक्ति जो कर रहा है, जो व्यक्तिगत जो कृत्य हैं उसमें गर्व की भावना का संचार किया। व्यक्तिवाद का अर्थ तो आप लोग जानते हैं कि मतलब अब मनुष्य, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब पुनर्जागरण कालीन जो शिक्षा ने या पुनर्जागरण कालीन जो चिंतन है इसने मनुष्य की श्रेष्ठता पर विशेष बल दिया। इसी से व्यक्तिवाद
सामने आया। इसमें ये माना गया कि जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। तो जब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है तो इस धारणा ने क्या किया कि ढेर सारे साहसी, यूरोप में ढेर सारे साहसी लोगों को आगे बहुत ढेर सारा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया। और इसी के बाद हम लोग ये देखते हैं कि नाविक ढेर सारे पैदा हो रहे हैं, ढेर सारे उद्योगपति पैदा वहाँ हो रहे हैं, ढेर सारे वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, ढेर सारे साहित्यकार पैदा हो रहे हैं। तो ये है व्यक्तिवाद, ये दूसरी विशेषता है। जो तीसरी विशेषता है पुनर्जागरण की, वह है धर्मनिरपेक्षवाद। जो मध्ययुगीन समाज है उस पर कैथोलिक चर्च का अत्यधिक प्रभाव है। और मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे धर्म के द्वारा ही मानव का समस्त जीवन नियंत्रित होता था। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर आया तो धर्म का ये बंधन क्या हो गया, शिथिल पड़ने लगा। तो अब इसकी जगह लोग जो है, धर्म का बंधन जब शिथिल हुआ तो लोगों ने अब धर्मगत चिंतन की जगह जो है वो अन्य चिंतन पे जोर दिया। और इस तरीके से एक यूरोपीय समाज में धर्मनिरपेक्ष की भावना को बढ़ावा मिला कि धर्म के अलावा भी इस जीवन में ढेर सारी चीज़ें हैं। तो अब इस पे बल दिया जाने लगा। और जो चौथा जो महत्वपूर्ण विशेषता है पुनर्जागरण की, जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उदारवाद। देखिए, जो मध्ययुगीन समाज है उसमें क्या है, वो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादिता के कारण उसमें कट्टरता है। लेकिन जब पुनर्जागरण काल में जब नए नए साहित्य, नए नए विचारों का उदय हुआ तो व्यक्ति जो है उदार होने लगा। तो यही इसी से उदारवाद का जन्म हुआ। मतलब कि अब रूढ़िवादिता भी समाप्त हो गई और एक जो धार्मिक कट्टरता थी वो भी समाप्त होने लगी। तो ये उदारवाद पुनर्जागरण की चौथी विशेषता है। और जो इसकी पांचवी विशेषता है वो है सर्वदेशीयता। देखिए, इसको आप लोग समझिए। मध्य युग में क्या है कि चर्च और उसके जितने भी धर्माधिकारी हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में है। यूरोप जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है और ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, आवागमन की कमी है। और संकुचित ज्ञान की वजह से क्षेत्रीयता की भावना प्रबल थी मध्य युग में। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ तो आवागमन भी शुरू हुआ, विचारों का आदान प्रदान भी शुरू हुआ। तो इससे सर्वदेशीयता कि मतलब हम ही नहीं हैं इस यूरोप में, अन्य देश वाले भी हैं और इस देश से दूसरे देश में आना जाना शुरू हो गया। बाद में इसी सर्वदेशीयता का जब सर्वदेशीयता और ज़्यादा विस्तार लेता है तो ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद में ये बदल जाता है। लेकिन अभी जो है पुनर्जागरण में सर्वदेशीयता की भावना का उदय हुआ और एक देश, इटली के लोग जर्मनी में जा सकते हैं, जर्मनी के लोग फ्रांस में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये सर्वदेशीयता जो है पुनर्जागरण की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है। और जो इसकी छठी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है चर्च विरोधी भावना। इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे मध्य युग में चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत अत्यधिक प्रभाव था और सारा मनुष्य का सारा जीवन उसी के द्वारा नियंत्रित होता था और उसी के द्वारा संचालित होता था। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ तो चर्च के लोगों ने खिल्ली उड़ाई, क्योंकि चर्च में इतनी कुरीतियाँ प्रवेश कर गई थीं और इतने वहाँ के जितने भी जो धर्माधिकारी हैं वो भोग विलास में लिप्त हो गए थे और उनका इस मानव जीवन से कोई बहुत मतलब नहीं था कि मानव जीवन में कितना कष्ट है, क्या है, इनके कष्टों को कैसे दूर किया जाए। तो इससे कोई उनका लेना देना नहीं था, वो लोग भोग विलास में लिप्त थे। तो जब पुनर्जागरण कालीन साहित्यकारों ने उन लोगों की खिल्ली उड़ाई और चर्च में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उनकी उन लोगों ने उपहास करना शुरू कर दिया और विरोध भी करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से एक चर्च विरोधी भावना का उदय हुआ।
यही चर्च विरोधी भावना आगे जा कर के धर्म सुधार आंदोलन का रूप लेती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि चर्च विरोधी भावना ने ही आगे जा कर के, जो आप लोगों के कोर्स में भी है, आगे धर्म सुधार आंदोलन, इसका मार्ग प्रशस्त हुआ। और जो अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है पुनर्जागरण की, वो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। जैसा कि आप लोगों को पढ़ना है राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष, तो अब क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास होना शुरू हुआ। कि राष्ट्रीयता की भावना के विकास में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब छापे खाने का विकास हुआ, नवीन विचारों का विकास हुआ, तो अब देशज साहित्य में अब जो वहाँ के स्थानीय भाषाएं हैं उसमें जो है रचना होने लगी। अभी तक मध्य युग में क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा क्या है, वो है लैटिन। सबको उसको पढ़ना अनिवार्य होता था। आप स्थानीय भाषा में कोई ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है तो साहित्यकारों ने अपने स्थानीय भाषाओं में ग्रंथों की रचना शुरू कर दी और राष्ट्रीय साहित्य की भी रचना होने लगी। तो इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और अब ये भावना भी प्रबल होने लगी कि यदि वास्तव में हम लोगों को आगे जाना है या हम लोगों को मजबूत राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो अपने राजा को भी मजबूत बनाना है। यानी राजतंत्र को मजबूत करने का एक विचार लोगों के मन में आने लगा। तो इसने क्या किया कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। जब हम राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष बताएंगे तो इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से मानववाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, उदारवाद, सर्वदेशीयता, चर्च विरोधी भावना और राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ये पुनर्जागरण की 7 महत्वपूर्ण विशेषता हैं और इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी चर्चा की है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ाएंगे कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ और इस पुनर्जागरण के दौर में साहित्य में क्या क्या प्रगति होती है। तो इस तरीके से उड़ान द फ्लाई को आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए ताकि हम लोग और बेहतर ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।